हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आज हम मौसिक पॉडकास्ट पर बात कर रहे हैं और मेरे सामने है साहिल जी। तो हम आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को एक संक्षेप में एक अच्छी नॉलेज मिले जिससे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा पाओ। ठीक है। मेरा सबसे पहला मतलब क्वेश्चन यही होगा कि वर्ल्ड वॉर टू हमारे हिसाब से स्टार्ट ही कब हुई है, राइट? इसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम्म। आपके हिसाब से कब स्टार्ट हुई है वर्ल्ड वॉर? मतलब जब पोलैंड पे क्या कहते हैं जर्मनी ने वो किया एक संधि के विरोध में। मतलब इसका नींव तो पहले ही रखा गया था। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो जर्मनी पे बहुत सारे सैंक्शन लग गए थे। ठीक है। उन सैंक्शनों को फिर जर्मनी में हिटलर आया। तो हिटलर ने क्या किया, उस सैंक्शन को हटाने के लिए उसने कहा कि ये सैंक्शन बहुत ही उसकी कंट्री के लिए हेल्पफुल नहीं है। और जो हिटलर था वो तानाशाही नेचर का था। तो उसने उस संधि को हटाने के लिए उसमें उस संधि में कई सारे प्रतिबंध जर्मनी पे लगा दिए गए थे कि उसकी पावर को, सेना को सीमित कर दिया गया था। उस पे बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। और तो ऐसे करके कई सारी चीजें थी और उसके क्षेत्रफल को भी थोड़ा सीमित कर दिया गया था। तो उससे लड़ने के लिए हिटलर ने कहा कि हम इस संधि का पालन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से निर्माण हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का। तो जर्मन ने पहले पोलैंड पे आक्रमण किया कि पहले कब्जा करने के लिए कि हम इस संधि को नहीं मानते। जब पोलैंड पे आक्रमण हुआ तब ब्रिटिश, इंग्लैंड ने और रूस ने, दोनों ने मिलके रिटेलिएट किया। और नेक्स्ट दिन ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 में। तो उन्होंने नेक्स्ट ही दिन उन्होंने 2 सितंबर को ही जर्मनी के खिलाफ बोल दिया था कि हम, ये वर्ल्ड वॉर है और हम तुमको तुम्हारे ऊपर, हम भी इस युद्ध में शामिल हैं। तो ऐसे स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर का, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो फिर जो तीन कंट्रियां थी साथ में, जर्मन एक तरफ, इटली, जर्मन और जापान एक साथ में थे। और दूसरी तरफ थे यूरोप और अमेरिका, और यूरोप, अमेरिका और सोवियत रूस। तो ये इन तीनों जो महाशक्तियों के बीच आपस में एक बहुत ही युद्ध की स्थिति आ गई। तो जापान था, जापान की भी कुछ रणनीति काफी इसमें गलत थी कि जापान ने भी काफी चीजों गलत स्टेप लिए। अमेरिका जबकि इसमें शामिल नहीं था, उसने एशिया को कंट्रोल करने के लिए जो अमेरिका का नेवी का जो युद्धपोत होता है उस पे उन्होंने आक्रमण कर दिया, और जिससे अमेरिका भी नाराज हो गया। और हाँ, और अगले ही दिन अमेरिका ने भी युद्ध की घोषणा कर दी और रिटेलिएट करके 8 और 6 सितंबर को हिरोशिमा और नागासाकी, जो उनके मेन बड़े शहर थे जापान के, उन पे उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया। तो आते आते लगभग ये 6 साल ये भीषण युद्ध चला। तो ये 2 सितंबर 1945 में ये खत्म हुआ। तो लगभग 6 साल, मतलब इसमें जान माल की, करोड़ों लोग मारे गए। इकोनॉमी एकदम खराब कई कंट्रियों की हो गई। हिटलर जो था, जिसने स्टार्ट किया था, उसको लगने लगा था कि 45 में ही, 1945 में, उसके अप्रैल में उसको लगने लगा था कि जो अमेरिकन सेना है और जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो काफी उनके अंदर तक कंट्री में आ गए थे। तो उसको लगने लगा कि अब तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो उसने अपनी और अपनी वाइफ को साइनाइड देके, और दोनों ने अपने आत्महत्या कर ली, एक तरीके का सुसाइड अटेम्प्ट कर जैपनीज लिया। थे, जी। जो जैपनीज थे साइनाइड से किया था, राइट? हाँ हाँ, साइनाइड। दोनों ने बंकर बंकर था, बंकर में ही उसकी वाइफ और वो दोनों थे। उसको जब लगने लगा कि कल तक इनकी सेना हमारी कंट्री में आके इनको वो कर लेगी, तो उन्होंने दोनों ने साइनाइड खा लिया था।
और उनके ही लोगों ने उनकी बॉडी को भी जला दिया था, ताकि वो ये ना कह पाएँ कि दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, अमेरिका और रूस, और कि ये ना कह पाएँ कि हमने हिटलर को मारा है। तो इस अच्छा, तरीके ये का तो मेरी वो बात है, ताना। यस, ठीक है, ठीक। जी? मैं वही कह रहा था क्योंकि जो जैपनीज़ वो थे, वो तो लास्ट तक बचे थे ना, उन्होंने तो शायद सरेंडर किया था, जो जैपनीज़ के किंग थे। क्या नाम था उनका? हुँ, हुँ। हिरोशिमा ना? हाँ, हाँ, हाँ। जब एक्चुअली परमाणु जब बम का हमला हुआ तो उनका वैसे ही कमर टूट गई। तो जब हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ था 6 सितंबर को, 6 और 8 को हमला हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था कुछ दिन बाद ही। तो ऑफ़िशियल जो ख़त्म हुआ था युद्ध, वो 2 सितंबर 1945 को प्रैक्टिकली उसपे हस्तक्षेप करके उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो ऐसा-ऐसा ये चला, लेकिन कोशिश यही है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली स्टेज पे तो सबको लगता है कि अरे कि हम एक-दूसरे पे कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन जो करता है उसका भी नुकसान होता है, और जिसके ऊपर हो रहा होता है उसको भी नुकसान होता है, और ये ऐसा नुकसान होता है कि जो ऐसा नहीं कि साल में ख़त्म हो जाए या अगले महीने ही ख़त्म हो जाए, ये लाखों सालों तक चलता रहता है। क्योंकि कंट्री कोई भी बर्बाद होगी, उसकी इकोनॉमी, भुखमरी और महामारी, बीमारी, मेडिसिन ना होना, खाने के लिए पैसे ना होना, लोग तो मतलब एक तरीके से पूरा कंट्री ही काफ़ी सालों पीछे चला जाता है। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड से सीखा, तो इसीलिए फिर एक कमेटी बनाई गई अभी जो है, तो वो इस चीज़ को न्यूक्लियर वेपन को यूज़ ना किया जाए, इसलिए इस पे सारी कंट्रियाँ मिलके उन्होंने उसको हस्ताक्षर किया है, ताकि ऐसा कभी आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना हो। नहीं, ये तो आपने बहुत बिल्कुल ही परफेक्ट हिस्ट्री एक्सप्लेन कर दी है वर्ल्ड वॉर 2 की, बट एज़ जो बुक्स में लिखा हुआ है बिल्कुल परफेक्टली, मतलब जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपसे बात करने में ना मज़ा भी आएगा। तो ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ। जैसे आपने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई जब पोलैंड, जब हिटलर ने, मतलब वेस्ट में जब लड़ाई होनी स्टार्ट हुई, राइट? यही आप कह रहे हो कि हुँ, वर्ल्ड हुँ। वॉर 2 स्टार्ट हुई, है ना? हुँ, हुँ। बट मेरे हिसाब जी। से तो लड़ाई तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी 1936 में, जो स्पेनिश वॉर हो रही थी, स्पेनिश सिविल वॉर, जहाँ से सारे मतलब टैंक्स वगैरह जहाँ पे अपने टेस्ट कर रहे थे सारे, जैसे जर्मनी का जो सबसे मेन प्लेन है बीएफ 109, राइट? वो वहाँ पे हुँ, उन्होंने हुँ। मतलब परफेक्ट किया था स्पेनिश सिविल वॉर में, राइट? और उसके बाद उस साइड अगर हम आए, मतलब राइट साइड पे आए, चाइना की साइड पे मैप में, तो चाइना में जापानीज़ साइनो वॉर हो रही थी। ये तो हुँ, आप कह बिल्कुल रहे हो कि सही। वर्ल्ड वॉर हुँ। 2 तब स्टार्ट हुई जब वेस्ट आया वॉर में, है ना? हुँ, 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 हुँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये आपके हिसाब से मैं हुँ। चाहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा ही वेस्टर्न व्यू नहीं हुआ है बिल्कुल ही। एक्चुअली देखो, ऐसा नहीं होता है वर्ल्ड वॉर में कि किसी ने बोला कि हम आप पे युद्ध करते हैं। उससे पहले, युद्ध शुरू होने से पहले बहुत सारी चीज़ें 200 एक शांति, जिसको शांति युद्ध बोलते हैं। शांति युद्ध सॉरी, शांति युद्ध शीत युद्ध बोलते हैं, तो वो स्टार्ट होता है आपस में 2 कंट्रियों में किसी सीमा को लेके, जैसे हमारा चाइना का चलता रहता है, सालों का रिकॉर्ड है, या पाकिस्तान से हमारा चलता रहता है। तो ऑफ़िशियली जो अनाउंसमेंट की डेट थी वो 1 सितंबर 1939 को थी, लेकिन उससे पहले भी आपस में जो कंट्रियाँ हैं, किसी न किसी चीज़ को लेके वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती रहती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन वहीं से पैदा होती है ना? कोई फाइनेंशियल किसी कंट्री पे, जैसे कि जापान ने अमेरिका पे क्यों वो किया, अमेरिका, जबकि अमेरिका का कोई रोल भी नहीं था युद्ध में। क्यों किया? क्योंकि जापान को अमेरिका से तेल और जो खनिज वो चीज़ें मिलती थी। लेकिन काफ़ी सालों से क्या हो रहा था कि जब जापान बहुत ज़्यादा एक्टिविटी एग्रेसिव हो रहा था, तो अमेरिका ने वो उनको देना कम कर दिया। अगर किसी कंट्री के पास अगर तेल ही नहीं होगा, तो उनको भी पता है कि उनकी इकोनॉमी, व्हीकल, जो भी वेपन है वो भी नहीं चलेंगे। तो ये सालों से इन दोनों कंट्रियों के आपस में चला था। तो जापान ने सबसे पहले डर की वजह से यही किया कि अगर अमेरिका क्या कहते हैं, सोवियत के साथ हो गया या यूके के साथ हो गया, तो मेरा तो वैसे ही मैं बैक फुट पे आ जाऊँगा। तो ये सालों से
चल रहा था। तभी जापान ने क्या किया, बिना कुछ सोचे ही अमेरिका को टारगेट किया कि यार कहीं अगर इसने तेल और मिनरल चीजें बंद कर दी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो अगर कोई कंट्री में अगर युद्ध की सिचुएशन होती है तो वो जस्ट ऐसा नहीं कि आज हुआ और आज ही से हुआ, वो सालों से उसके पीछे बहुत ही पूरा प्रोसेस होता है, किसी ना किसी चीज को लेके थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, चाहे फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिक्स की तरफ से हो, चाहे क्या कहते हैं फूड का कोई मामला हो, चाहे लैंड का कोई मामला हो। तो ऐसी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था उसमें बहुत सारे सैंक्शन जर्मनी पे लगा दिए गए थे, जिसमें जर्मनी बिल्कुल घुट घुट के जी रहा था। जर्मनी की बहुत सारी लैंड थी, वो उसके पास से चली गई थी। जर्मनी पे सैंक्शन लगा दिया था टैक्स का, कि उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा बाकी कंट्रियों को। ठीक है, उनकी सीमा को भी बिल्कुल आधा कर दिया गया था। तो जर्मनी फिर इन चीजों से काफी सफर कर रहा था। फिर उनको एक तानाशाह एडोल्फ हिटलर, उनको तानाशाह मिल गया। उसने वहां की जनता को भड़काया, मतलब एक्टिव किया कि नहीं, हम इस सेंशन को अपने क्या कहते हैं इसमें नहीं जिएंगे, हम इसको तोड़ेंगे। तब जाके फिर हिटलर ने अपनी सेना को जगाया, बोला कि नहीं, ये आगे से हम लोग अगर कोई भी हम पे हमला करता है तो हम इस संधि को नहीं मानेंगे। तो फिर तब जाके ये सिचुएशन पैदा हुई। नहीं, मैं ऐसे ही ना सिमेंटिक बोल रहा हूँ कि मैं एज़ अ अननोन ही बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर की डेफिनिशन होनी चाहिए हमारे हिसाब से कि 1 या 2 मतलब 2-3 से ज़्यादा कंट्रियाँ फाइट कर रही हैं, तो वर्ल्ड वॉर बोले, है ना? पूरा वर्ल्ड हाँ, लड़ाई कर रहा है, हाँ, यही तो होता था पहले भी। तो वर्ल्ड वॉर तो मेरे हिसाब से 1936 से ही चल रही थी, कभी रुकी तो है ही नहीं, हाँ, 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 है ना? हाँ, बस हाँ, हाँ, आप वर्ल्ड वो वॉर 1 में ये बोल सकते हो कि हमने साइन कर दिया जर्मनी पे सब कुछ टैक्स वगैरह लगा दिया 4 साल के लिए, जो भी हमने किया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो वेस्ट में लड़ाई खत्म हो हाँ, गई, हाँ, है ना? 2-3 साल हम्म। के लिए, तो आपने 1-2 बोल दिया, बट लड़ाई तो खत्म नहीं हुई ना, कहीं पे भी रुकी ही नहीं हम्म। कभी स्टार्टिंग से 1996 से, हाँ, मैं कह रहा है हूँ ना? ना कि प्रैक्टिकली जो होता है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, पेपर वर्क और ये सब, तो प्रैक्टिकली 1 सितंबर 1939, और ऑफिशियली जब पेपर पे दस्तखत किए गए थे 2 सितंबर 1945। तो जो प्रैक्टिकली दिखता है सारे कंट्रियों में होता है कि वो प्रैक्टिकली जब पेपर साइन जब वॉर होते हैं कि डिक्लेयर हाँ की इस गई, संधि पे आप जब जर्मनी ने वॉर दोनों डिक्लेयर सारी, हाँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट था। बाकी इंटरनली तो सारी कंट्रियों में चीजें चलती रहती हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान से ऑफिशियली तो ऐसा अभी बीच में हुआ था, वैसे तो लेकिन सदियों से वो चीज चलती आ रही है कि उनको पीओके लेना है। इंटरनली वो सीज फायर हमेशा तोड़ते हैं। पिछले 50 सालों से, जब से उनको हमने नया पाकिस्तान बना है वो, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं आ पाता कि युद्ध में हो, लेकिन इंटरनली चीजें सारी कंट्रियों में चलती रहती। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फिनिश हुआ था ऑफिशियली, लेकिन इंटरनली जो आपस की कंट्रियां जो होती हैं उनके बीच में एक सीमा रेखा होती है, तो उनके बीच में वो आपस में किसी न किसी चीज को लड़ते रहते हैं। अफगानिस्तान है, ईरान है, अभी क्या कहते हैं, और जो इसमें चल रहा था, क्या कहते हैं, इसराइल में और हमास में। तो इंटरनली चीजें काफी सालों से पहले से ही खराब हो रही होती हैं, लेकिन जब भीषण रूप तब ये ले लेती हैं जब क्या कहते हैं, जब लिमिट से चीजें मीडिया से और उससे की कवर में आने लगती हैं, जब सारे देश की नजरें उस पर पड़ जाती हैं, तब वो ऑफिशियल बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। फिर उसको ऑफिशियल अनाउंस करना पड़ता है कि क्योंकि सारी कंट्रियां अपना अपना को बचाने की कोशिश करती हैं कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सब पे प्रेशर होता है कि यार अगर करना है तो ऑफिशियल तरीके से आप इसको बोलो, डिसाइड करो। फिर अपने अपने जिनको हेल्प चाहिए होती है, जैसे इसराइल ने अभी हेल्प अमेरिका से मांगी बॉम्बर की, तो फिर ऑफिशियली रूप से अनाउंस करते हैं। इंटरनली तो किसी ना किसी सीमा को लेके और खाने पीने को लेके किसी उसको लेके होती रहती हैं। तो वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो सालों का प्रोसेस होता है। काफ़ी वियर्ड चीज़ तो थी ये मतलब इज़राइल ने माँगी, यूएस ने V2 बॉम्बर यूज़ करने लग गए, है ना? विद वो पेनिट्रेटर, मैं पेनिट्रेटर का नाम भूल गया, बेसिकली पेनिट्रेटर बना कैसे रहे हैं जो वो नहीं होती बेसिकली जो आर्टिलरी की गन्स होती है,
हाँ, हाँ, हाँ। तो उसी को फॉलो करके जो उसकी बैरल होती है, क्योंकि उसकी मेटलर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मेटलर्जी बेसिकली मतलब होता है कि मेटल कितना अच्छा बना हुआ है, वो मतलब उससे 1000 फायर भी करते हैं तो वो फटती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी जो ये थी बैरल्स उनके साथ कि फट जाती थी, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। हुँ। जब जब से हमने मतलब इन्वेंट किया तभी इतनी बड़ी-बड़ी बनी हुई थी, जो पुरानी वाली वो देखें तो तोपें, है ना? हुँ, तो हुँ, इनकी हुँ, मेटलर्जी हुँ। बहुत अच्छी होती है। इन्होंने क्या किया कि वही बैरल ली जो भी इनकी एम हाउस थी, उसके अंदर वो भरा, इनका पेनिट्रेटर बन गया। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। जो अब वाला है, जो इन्होंने B2 से ड्रॉप किया है, वो तो बहुत एडवांस है, वो तो मतलब ऐसे नहीं बना हुआ, वो तो मतलब डेडिकेटेड है कि वो तो हुँ, बिल्कुल ही अलग साइंस से बना हुआ है, वो मतलब है भी नहीं पब्लिक उसमें, उसके बारे में ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। वो उन्होंने खुद ही वो उन्होंने अमेरिका ने खुद ही बनाया है और शायद 28 कुछ ऐसे उनके पास वो हैं प्लेन और वो किसी को वो सेल नहीं करते, उनकी कंट्री के लिए ही है। वो बेसिकली बंकर बस्टर की तरह उन्होंने बनाया है। वैसा किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री के पास नहीं है। तो ज़्यादातर होता क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जितने भी न्यूक्लियर प्लांट और जो उनकी वेपन होते हैं, वो सारे लोग ऊपर सरफेस पे नहीं रखते। वो ज़मीन के नीचे कहीं न कहीं बहुत मीटर नीचे किसी पहाड़ के नीचे ऐसे दबा के उनको रखा जाता है। सारी कंट्रियों में जो उनका सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है वो छुपा के रखते हैं क्या ताकि रडार में ना आ पाए, कोई दूसरी कंट्री उसको देख ना पाए। तो उन्होंने वो जो बॉम्ब का डिज़ाइन किया है तो उसमें ये है कि वो तुरंत ही नहीं नॉर्मली बम क्या होता है एकदम सरफेस से टकराएगा और फट जाएगा। B2 बॉम्बर में क्या क्वालिटी है कि वो ज़मीन के अंदर तक 100 से 200 मीटर तक नीचे जाके तब ब्लास्ट करता है वो। तो बेसिकली पहला काफ़ी मतलब पहला कितने नीचे जाता था मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, हम एआई से पूछ के 100 देखेंगे, से कितने नीचे 100 से जाता है? 200 मीटर का उसका रेंज है। 100 से 200 मीटर का उसका रेंज है। उसमें दो दो क्या कहते हैं एक्सप्लोसिव होते हैं। एक पहला एक्सप्लोसिव होता है और उसमें सेंसर भी होता है। वो पहले ही डिटेक्ट करता है, नीचे जाता है कि कितनी दूरी पे न्यूक्लियर का प्लांट है, क्या है। तो पहला जो उसका एक्सप्लोसिव होता है वो जैसे पहाड़ है, अब मैं किसी पहाड़ के ऊपर से मैं किसी भी चीज़ को गिराऊँगा, तो पहला होता है कि उस पहाड़ को ब्रेक करना। एक एक्सप्लोजन होता है जब वो हुँ, टकराता है। ब्रेक करके जब वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, न्यूक्लियर उसमें सेंसर लगे होते हैं तो जब उसको सेंस होता है कि हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियर वो है, तब वो दूसरा ब्लास्ट नीचे जाके बिल्कुल करता है। तो बट ये वो बिल्कुल ही बहुत ही बेसिक साइंस यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, हम जैसे सोच रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक साइंस है इसके अंदर, ये मूर्स लॉ यूज़ कर रहे हैं। मूर्स लॉ का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ ज़्यादा हार्ड हो, हुँ। जैसे वो टेक वाले दिखाते नहीं रहते कि ये मूर्स लॉ 5 पे स्क्रैच करेगा, ये 6 पे स्क्रैच करेगा, तो सेम सीन ही हाँ, है हाँ, वो। हाँ, हाँ। हुँ, बेसिकली हुँ, उन्होंने हुँ, क्या कर हुँ। रखा है कि मेटल उन्होंने देख लिया कि हमारा सबसे हार्डेंड मेटल है, राइट? उन्होंने सॉइल हाँ। देख ली कि ये इसकी हार्डनेस होती है सबकी, तो जब वो उसके साथ इंटरैक्ट करता है ना, जब इतनी हाई स्पीड पे इंटरैक्ट करता है, तो बेसिकली मेटल पानी की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। मतलब जैसे पानी होता है ना, हाँ, वैसे रिएक्ट करने लग ठीक जाता है। है मेटल, शटर होने लग जाता है। हुँ, बट ये इतना हार्ड है, उससे ज़्यादा हार्ड है मोस्ट ऑफ की वजह से, तो मतलब ये सीधा ही अंदर चला जाता है और एक्सप्लोसिव तो अंदर होता ही है इसके, नीचे जाके हुँ, बूम। हुँ, मेरे हुँ, को ये बेसिक वाले का पता है, जो ये इन्होंने नया वाला यूज़ किया है ना, इसका मेरे को पूरा मैकेनिज़्म नहीं पता। मेरे को पुराने वाले दोनों का पता हुँ। है जो पब्लिक में है। अच्छा। एक्चुअली ये एक तो भारी बहुत होता है, वज़न बहुत होता है। तो इसको लॉन्च करने के लिए किसी के पास कोई प्लेटफ़ॉर्म है ही नहीं। तो जो कि अमेरिका ने बनाया है, जो प्लेन उसको लॉन्च करने वाला वो उसी के पास है। तो इसीलिए वो उसको अच्छे से यूज़ कर ये पा किसी को रहे हैं। दे भी थोड़ी सकते हैं, बॉम्बर किसी को बेच थोड़ी सक मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इंडिया को बॉम्बर बेच रहे हैं, है ना? B2 ले रहे हैं। भाई हुँ। पहला क्वेश्चन ये बनता है, भाई कहाँ किससे लड़ाई करने जा रहे हो? किसको बॉम्ब कर रहे हो? नहीं है मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए सारी कंट्रियाँ रखती हैं ना। तो न्यूक्लियर सेल्फ वेपन डिफेंस के आजकल लिए सारी बॉम्बर थोड़ी रखते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए चलो समझ आता है कि मेरे से फाइटर जेट ले, F-35 ले लिए मैंने, ठीक है? कुछ नहीं होता, है ना? मतलब B2 बॉम्बर तो आप ले ही मतलब इसलिए रहे हो कि मैं जंग पे जा रहा हूँ, हुँ, है ना? हुँ, मतलब मैं वॉर हुँ, स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। हुँ, B2 हुँ, तो हुँ। मतलब लॉजिक ही नहीं बनता अगर वो किसी को बेच दे। देखो अमेरिका देखो पूरी कंट्री को डोमिनेट कर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, ठीक है? तो उसको दिखाना भी है कि हम में दम है। तो वो पूरी कंट्री को
वो पूरी दुनिया को दिखा के रखना चाहता है कि सारे लोग हमसे नहीं बट ये हमेशा देखो ना टेक्नोलॉजी में। लॉजिस्टिक्स से भी मैच होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ले भी रहा है तो बॉम्ब। तो पहला क्वेश्चन ही हम्म। ये बनता है भाई किससे लड़ाई करने जा रहे हो? बॉम्बर नहीं तो ये तब देखो लेना है ना कोई भी, जब नहीं पहली बात तो कोई भी अगर, देखो सभी कंट्रियों के पास अपने अपने न्यूक्लियर वेपन से लेके जो भी आज तक दुनिया में वेपन बने हैं वो सब रखते हैं। अगर कोई कंट्री हम पे हमला करेगा तो बता के तो नहीं करेगा। और हम लास्ट टाइम मूवमेंट में अगर सोचे कि अरे अब हमारा युद्ध होने वाला है हम वहां से खरीद लें, तो ऐसा भी नहीं कि सामने वाली कंट्री के पास पहले से रिजर्व में चीजें रखी हों। तो सारी कंट्री वाले वो पहले से ही ये चीजें रखते हैं अपने पास, ताकि अपनी आर्टिलरी पूरा बना के रखते हैं, चाहे हमला हो ना हो मेंटेनेंस उसकी हमेशा होती रहती है, ताकि जब भी जरूरत पड़े। अब हमारे पास अभी फाइटर जेट भी हैं, और क्या कहते हैं, F400 जो अभी बहुत काम आया जब पाकिस्तान ने हम पे वो किया था, तो हमला किया था। तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से सारी चीजें आपको 400 का मिल जाए। वैसे ही बढ़ाते रहते हैं। 200 से ज़्यादा बेटर जो हमारा वो था ना वो आकाश तीर मतलब इन्होंने जो नया बनाया है अपना इंडिजिनस वो ज़्यादा बेटर काम आया था हाँ हमारे। S-400 का नाम कर देते हैं बट S-400 हाँ। सिर्फ जो इंसिडेंट वो करता है ना अपने जो रोकता है मिसाइल जो मतलब आईसीबीएम्स बहुत बड़ी-बड़ी उसके वो होते हैं। ड्रोन्स तो वो कभी हिट कर एक्चुअली ही नहीं सकता। उसकी रेंज रेंज बहुत ज्यादा है एक्चुअली। रेंज है ना 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की उसकी रेंज है। तो अब दिक्कत ये आती है कि जो आकाश मिसाइल वो अभी अपने इंडिया की बनाई हुई सेल्फ की सबसे बेस्ट है, लेकिन दिक्कत आती है कि रेंज की, वो उतना रेंज नहीं कर पाता जितना बाकी। और फिर S-400 में मल्टी है कि अगर बहुत सारी 20 भी अगर मिसाइलें एक साथ आपके पास आ रही हैं तो वो 20 को वहीं पे एयर में ही उनको वो कर सकता है। तो थोड़ा सा रेंज का वो इशू होता है, और उनका रैडार क्योंकि सिस्टम बहुत ही एडवांस उसमें लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा है, रशिया का है। और S-600 भी है उनके पास, लेकिन वो किसी को सेल नहीं करते, रशिया। वो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए रखा हुआ है, उसकी रेंज 1000 से भी ऊपर है। S-400 की 400 से 600 और 1000 के बीच में है। तो ये थोड़ा सा मैटर पड़ जाता है कि रेंज का, और फिर रडार कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आजकल जितनी भी कंट्रियां बना रही हैं कोई भी वेपन, उनको पता है कि अगर दूसरी कंट्री में हम हमला करेंगे तो रडार पकड़ लेगा और वो हो जाएगा, तो सब 400 एंटी किलोमीटर तो रडार। हम किससे दूर लड़ ही नहीं रहे। हमारा तो ये रहा मतलब पाकिस्तान तो मतलब हमारा बिल्कुल नेबर ही है राइट? तो 400 हम्म। किलोमीटर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। बट ये सही है नहीं कि हम एक्चुअली, रेडार मतलब हिट कर सकते हैं। 400 किलोमीटर का तो सिर्फ ये बेनिफिट हुआ कि मैं पाकिस्तान के अंदर जाके हिट कर सकता हूँ 400 डिफेंस में हाँ तो मेरे देखो को अब 400 किलोमीटर कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। ये, अब ऐसा देखो काम करता है कि अगर पाकिस्तान को पता लग गया कि हमारा एक बेस पंजाब में है, ठीक है, वो सीधे क्या करेगा, अपना एक पावरफुल वेपन सीधे पंजाब में मार देगा जहां हमारा 400 लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमने एक 400, नाउ सर्विंग बैक हो गए, कोई बात नहीं रिकनेक्ट हुए हैं। तब तक बेसिकली मेरा जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि S-400 जैसे वो कह रहे थे कि दिल्ली में एंटर करके राइट पंजाब में एंटर करके पंजाब के बॉर्डर पे मैं अपना लगा दूंगा राइट सैम मेरे को कोई डिस्टेंस की थोड़ी ज़रूरत है। तो S-400 बेसिकली इसके काम आएगा कि हम अंदर जाके हिट करें। उसकी रेंज से कितना इंटरसेप्ट कर सकता है उसकी कोई वो नहीं होती और वैसे भी S-400 ना सैम इंटरसेप्शन के लिए वो बेसिकली बना ही नहीं है। इंटरसेप्शन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ड्रोन्स आ गए, तो हम S-400 यूज़ करना तो बिल्कुल ही मतलब यूज़लेस होगा मेरे हमारे हिसाब से राइट? हाँ मतलब सर अब अगर हम लोग एक ही वेपन का वो रखेंगे, किसी कंट्री को पता लग गया, आजकल सैटेलाइट है, इतने इतने एडवांस इक्विपमेंट है, उनको पता लग गया कि यार इनके सारी जितनी मिलिट्री आर्टरीज है एक जगह रखी हुई है, तो वो सबसे पहले वहां पे करेंगे। फिर हम लोग क्या होंगे, होपलेस। तो अलग अलग जगह पे रखी जाती हैं कि अगर बाई चांस ये इस तरफ से हमला कर दे, बाई चांस ये थोड़ा दिल्ली में रखे हुए हैं, थोड़ा बरेली है, तो अलग अलग जगह पे थोड़ा रखना होता है कि कहीं ना कहीं से अगर अगर कोई भी कंट्री करेगा सबसे पहले उसकी कैपिटल पे हमला करता है।
कैपिटल की, उसकी पूरी जो सिस्टम को तोड़ा जाए। तो लॉन्ग रेंज इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास यहाँ से आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप कई और सारे स्टेशनों से भी आप अपना वेपन को यूज़ कर सकते हो। तो 400 कहने में जैसे आप डिस्टेंस देखते हो, रोड से डिस्टेंस आपको बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब मिसाइल आ रही होती है तो उसके लिए 400 मतलब 10 सेकंड का काम है। अगर सुपरसोनिक उसकी स्पीड है तो 400 तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई मिसाइल का आपको 200 या 300 की रेंज में एयर में अगर उसको आप डिस्ट्रॉय भी कर देते हो, लेकिन फिर भी उसमें इतना ज़्यादा रेडिएशन होता है और इतना ज़्यादा उसका मलबे में जो वो निकलता है, किसी शहर के ऊपर वो गिरेगा, तो वो कई लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो क्योंकि उनकी स्पीड बहुत सुपरसोनिक और वो साउंड से भी तेज होती है, तो वहाँ पे वो चीज़ मैटर करती है कि जितना लॉन्ग रेंज होगा, हमें पहले से ही पता लग जाएगा कि हाँ, वहाँ से वेपन एक्टिव हो गया है, तो हम जितना उसको पहले जाके मार देंगे दूर अपनी कंट्री से। अगर हमने मार दिया बिल्कुल अपने छत के ऊपर क्या होगा? ब्लास्ट होगा, हमारा ही तो नुकसान है, हमारी बिल्डिंगें होंगी, हमारे लोग मारे जाएँगे। तो जितना लॉन्ग रेंज में जितना पहले से उसका रडार सेंस कर लेगा, उतना दूर वो मार सकता है, उतना हम लोग अपने लोगों को बचा सकते हैं या अपनी चीज़ों को बचा तो सकते हैं। बेसिकली तो मैं इसलिए एग्री से लॉन्ग पूछता रेंज हूँ जो है कि अगर मैं आपको S-400 दूँ 4 मतलब अगर आपको लगाने हैं तो आप कहाँ पे लगाओगे? दिल्ली के मतलब इंडिया के अंदर-अंदर लगाने चाहोगे, आस-पास जैसे आपको 4 वो मिलेगा या बिल्कुल एज पे लगाना चाहोगे 4? जैसे मैं एक एज नहीं पे लगा 4 दूँ, जैसे पाकिस्तान हम पे जाके लगाएँगे दूँगा। हाँ, जो भी हमें हमें लगता है देखो चाइना हमारा एंटी है ही, ठीक है? चाइना वो हमें नुकसान पहुँचाने का हमेशा कोशिश करता है, लद्दाख हुआ या ऐसी जगह पे, एक मैं वहाँ लगाऊँगा, एक मैं पाकिस्तान के पास में ठीक है? जो हमारा हमेशा एंटी रहता है। तो जिनसे हमें डर है कि जहाँ से हमें हमला हो सकता है, वहाँ-वहाँ वो चीज़ें प्लेस की जाती हैं एक चीज़ ताकि कभी पूछना मैं भी ये कोई पूछता हूँ कि जैसे S-400 है तो जैसे अब जो बबल है S-400 का 400 किलोमीटर का, राइट? जो हुँ, तो वो हुँ। बबल मतलब कहाँ पे लगाना चाहोगे? मैं आपको 4 S-100 दूँ तो एजेस पे लगाओगे इंडिया के चारों या फिर बीच में रखोगे चारों? मतलब पूरा इंडिया को कवर करोगे या आधा आप चाहोगे कि मैं पाकिस्तान में जाए मेरा आधा 400 किलोमीटर? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा दिया। अब मैं पूरा पाकिस्तान नहीं देख सकता, है ना? हुँ, हुँ, उससे हुँ, 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 हुँ। जैसे पाकिस्तान हाँ, अपने लॉन्गेस्ट पॉइंट पे देखो 250 किलोमीटर है। हाँ, हाँ। तो पहले तो कोशिश देखो यही की जाएगी कि अपनी कंट्री को सेव करें, क्योंकि भी S-400 का काम सेल्फ डिफेंस का है। तो मैं अपने कंट्री में मेरे ऊपर कोई वेपन हमला ना कर पाए, तो मैं अपनी कंट्री को सेव करने के लिए जो मेरे 4 कोने हैं, जैसे क्या कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी जो हमारा एक एरिया है, शिट! तो मैं एक अगर कश्मीर में लगा रहा हूँ, एक कन्याकुमारी में लगाऊँगा। तो 4 डायमेंशन में मैं उसको करूँगा कि अगर कि कहीं से भी हमें वो होता है, तो पहले मैं अपनी कंट्री को सेव करूँ। तो हाँ, ऐसे मतलब करके हम हम उसको अप्लाई ऐसे ही लगाना चाहूँगा कि आधा मेरा पॉइंट पाकिस्तान को मतलब एज पे ही हो, राइट? हाँ, हाँ, मतलब कि पहले तो अपने बॉर्डर पे ही हो बेसिकली अगर सैम देखो एक तरीके से हम अपने एक कंट्री को कवर करना है, ठीक है? तो कवर हम कैसे करेंगे कि पहला सारे डायमेंशन चेक करेंगे कि यार कितना-कितना रेंज में कहाँ-कहाँ पे होती है ज़रूरत। फिर बेसिकली देखेंगे कि जो रेड ज़ोन कौन से हैं, कौन सी कंट्री हमारे एंटी हैं। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा क्योंकि वहीं से कोशिश है कि वहीं से हम पे अटैक हो सकता है। फिर दूसरा पार्ट आएगा कि हाँ, कि अब इन कंट्रियों के पास में हम लगाएँगे तो वो ज़्यादा हमें बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि वहाँ से आने की ज़्यादा उम्मीद है तो वो हम काम इसको करेगा। वर्ल्ड वॉर 2 से कनेक्ट करें तो जितने भी मिसाइल्स बनी है मेरे हिसाब से अभी तक सारी डेरिवेटिव है। मतलब हमने कुछ भी इवॉल्व नहीं किया मिसाइल के हिसाब से, हैं? हुँ, अगर हम हुँ, सोचें हुँ। तो क्योंकि जो V2 है, S-400 और V2 में ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है। अगर उसमें गाइडेंस सिस्टम लगा दें V2 में तो S-400 हो गया। बेसिकली रेंज बढ़ा दें और मतलब मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ बट ये भी तो सोचो कि वर्ल्ड वॉर 2 कब हाँ। था? तो जर्मनी के पास हुँ, कुछ रिज़ेम्बल करता हुआ था, है ना? S-400 जैसा। उन्होंने बेसिकली नीचे ना मशीन बना रखी थी मतलब मशीन कह रहा हूँ, पूरी फैक्ट्री बना रखी थी अंडरग्राउंड। वहाँ पे क्या होता था मिसाइल्स बनती थी, हुँ, वो सीधा फायर होती जाएँगी, कंटीन्यूअसली बनते ही ऑटोमेटेड था सब कुछ। अ अ, इंग्लैंड की साइड थी शायद एम, शायद इंग्लैंड की साइड ही एम थी बट
वो ऑटोमेटिकली बनती जाएँगी और एम होती जाएँगी। ये उनका कॉन्सेप्ट है। देखो तो मतलब बी टू सारी बॉम्बर चीज़ें और तो डेफ़िनेटली हैं। जैसे हम ड्रोन्स की बात करते हैं, ड्रोन्स भी तो V1 ड्रोन्स का इक्विवेलेंट ही तो हो गए। हाँ रेडार भी देखो बहुत हो बी गए, टू बहुत हो गया। हम सिर्फ़ आगे बढ़ा रहे हैं। देखो सब में देखो रेंज का, उसका वेट कितना है, कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, और उसकी मारक क्षमता कितना है, तो इन सब चीजों पे वेपन का काम डिपेंड होता है। बी टू बॉम्बर का काम है बंकर बस्टर। बंकर बस्टर का ना की मतलब है कि अगर 100 मीटर नीचे, जमीन के नीचे भी अगर कोई भी वेपन छुपा के किसी कंट्री ने रखा हुआ है, उसको मारना। अगर आप 4S-400 से अगर किसी की सरपस को आप नीचे तक जाके नहीं मार सकते, वो एयर में ही, वो ऊपर जमीन पे ही जाके, वो एयर टू एयर डिस्ट्रॉय करने की मशीन है कि एयर में वो सेंस करेगा, एयर में ही उसको हवा में ही उड़ा देगा। बट मैं बी ये टू कहना चाह बॉम्बर रहा हूँ कि बिल्कुल। यूएसए वाले हैं ना, वो पैसे के भूखे, मतलब पैसा चाहिए, उनको कैपिटलिस्ट हैं वो, हाँ, है ना? वैसे हाँ। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले। मेरे को लग रहा है कि वो B2 बेच देंगे, बट B2 बेचने के बाद ना, मतलब जो मतलब स्कीमैटिक्स हैं वो सही नहीं लगते, मतलब जो भी व्यूज़ हैं वो बिल्कुल सही नहीं लगते, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल B2 इज़राइल को हम्म चाहिए। अब इज़राइल को अगर B2 बेच रहे हैं, तो सिंपल सारी कंट्रियाँ पूछेंगी साथ में सऊदी अरेबिया वगैरह कि भाई क्या, किससे वॉर लड़ने जा रहे हो? क्या किसके लिए इक्विप कर रहे हो? है ना? ये बॉम्बर तो जनरली हम्म तभी होता है जब वॉर करनी है ना कंट्रियाँ, मतलब हम्म जब मेजर बॉम्बिंग हम्म करनी है। क्योंकि बॉम्ब तो जेट्स में ही हम्म गिरा देते हैं, है ना? हम्म जेट से क्यों नहीं गिरा रहे? हम्म वो बात अलग है कि B2 में जो बॉम्ब था वो स्पेशल बॉम्ब है, वो गिरा नहीं सकते। गिरा सकते हैं अगर वो मॉडिफ़ाई हम्म कर दें अपना, मतलब कुछ भी कर लेते हैं इज़राइली वाले, तो उनके पास तो सारे सोर्स हम्म कोड वगैरह हैं। वो बोले तो मतलब वो भी लगा हम्म देंगे, F-35 पे भी लग जाएगा बॉम्ब। हम्म शायद लग जाएगा, मतलब हम्म फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब उस पे तो लग ही जाएगा, हॉर्नेट पे, टेक्नोलॉजी। सुपर हॉर्नेट पे, है ना? हाँ हाँ हाँ, बट टेक्नोलॉजी है। मतलब बॉम्बर तो कोई बेच ही नहीं सकता ना, मतलब बॉम्बर अगर मैं बना के बेच रहा हूँ, तो मैं तो मतलब सीधा ही वॉर टाइम उसमें आ गया कि मैं तो सीधा वॉर ही लड़ रहा हूँ उस कंट्री के खिलाफ। हाँ अब देखो और सेल्फ एक और डिफेंस, प्लेन नहीं सेल्फ बेचते वो, डिफेंस में। और अमेरिका वाले F-22 नहीं बेचते, वो इसलिए नहीं बेचते कि अगर वो वाली टेक्नोलॉजी बेच दी तो F-33 नहीं बेच पाएँगे, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस होगी। सिर्फ़ 2 ही चीज़ें तो नहीं बेचते, बाकी सब कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, जो ना बेचे अमेरिकन्स। देखो वो बेचते जरूर हैं जब उनको उससे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। उनको पता लग गया कि ये मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है और इससे एडवांस मेरे पास है, तो मैं इस टेक्नो अपनी अगर किसी को मैं सेल भी करता हूं तो इस अपनी दूसरी जो मैंने टेक्नोलॉजी, या फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन उनके पास फाइटर प्लेन है तो वो तभी फिफ्थ बेचते हैं जब उनके पास सिक्स जनरेशन का टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाता है, तब वो दूसरी कंट्रियों को दे देते हैं। और दे भी देते हैं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो दे दिया और बस काम खत्म हो गया, वो बिल्कुल उस पे सेंशन लगा के रखते हैं कि आप हमारी बिना मर्जी से इसको ऑन नहीं कर सकते। और जितना भी उसके अंदर का जो है, वो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी है, वो ओपन नहीं करते, वो सिर्फ सेल करते हैं। जो भी टेक्नीशियन उसको में काम करने वाले और जिनको भी उसकी चीजों के बारे में पता होता है, वो पूरा अमेरिका ही प्रोवाइड करवाता है। वो किसी को ऐसे नहीं देता कि तुम जाओ और इसको ले लो रख लो। अगर कोई भी बॉम्बर भी दे रहा है हमें, या उनका फिफ्थ जनरेशन का, सिक्स जनरेशन का प्लेन भी दे रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी सेल नहीं करता, वो सिर्फ हमें जस्ट इसलिए देता है कि हाँ चलो सेल्फ डिफेंस के लिए रख लो। अब बिना उसकी मर्जी से उसको चला नहीं सकते, और जो भी मेंटेनेंस है, टेक्नोलॉजी है, जो भी है, वो आप बिल्कुल उसको छू नहीं सकते। तो वो देता है, बहुत चालाक है, ऐसा नहीं है दे दिया तो वो आपका हो गया पैसों में। वो पूरा उसपे अपने सैटेलाइट से नजर रखता है कि कहाँ यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, कोई इसकी टेक्नोलॉजी उसमें सेंसर, क्योंकि डिवाइस इतनी एडवांस है, सेंसर लगे होते हैं, कोई भी उसमें बोल्ट भी खोलेगा या चेकने की करने की भी कोशिश करेगा, उसको अमेरिका को वहां जाके सेंसर में पता लग जाएगा कि यार कोई हमारी टेक्नोलॉजी से छेड़छाड़ कर रहा है। तो वो बहुत ही बेसिकली इसीलिए इसकी, अपने हाँ, सॉरी आप फिनिश कर रहे थे। तो ऐसा ऐसा सिस्टम चलता है। तो अमेरिका अगर कोई भी चीज दे रहा है तो अब देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका भी कर रहा है और चाइना भी कर रहा है। समझ रहे हो ना? क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान है टर्की भी कर वेला। रहा है। उ- हाँ, उस पे वेला, उसको कोई काम धंधा तो है नहीं, उनकी एजुकेशन नहीं है, उन पे इकोनॉमी नहीं है, कुछ नहीं है, उनका काम है कि बाकी के देशों को छेड़ना, बाकी के देशों को छेड़ना। हम हैं, जैसे हम, हमसे हुआ, इंडिया से हुआ, अफगानिस्तान से हुआ, अब हमसे छिड़ेगा तो एक सोसाइटी में एक वॉर का
वॉर का डर होगा, हम लोग फिर क्या करेंगे? हथियार खरीदेंगे। हथियार किससे खरीदेंगे? अमेरिका से। तो इन द एंड वो उनको सपोर्ट इसीलिए करता है कि बट हम इसको पाकिस्तान ब्रॉडली को कि सोचे, जैसे आप बोल रहे हो कि अमेरिका ही सारे हथियार दे रहा है, राइट? तो हम इसको अगर ब्रॉडली सोचे कि अमेरिका सारे हथियार दे रहा है, तो वही सारे मैप्स चूज़ कर सकता है। अगर मैं इसको ज़्यादा बढ़िया हथियार दूँगा, तो मेरे को पता है ये वाला बंदा इसको हरा देगा, राइट? ऑब्वियसली हुँ, अगर वो हुँ। यूक्रेन को सारे वेपन्स देने लग गया है, तो उनको वो पता वो है अप कि वो यूक्रेन ये नहीं टेक ओवर करने है ना? नहीं हथियार वो ये सोच के नहीं देता, ये इसको हरा देगा, ये इसको हरा देगा। वो अपना अपना बट सोचो ना बिज़नेस चलाने के कि पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखता अगर है। यही सीन चल रहा है मतलब तो मैं तो पूरी दुनिया मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। लोगों को समझ नहीं आता कि वैसे पूरी दुनिया कंट्रोल कैसे कर रहा है, राइट? तो बेसिकली ऐसे ही कंट्रोल कर रहा है भाई, मैं ही सारे मैप्स चेंज कर रहा ऐसे हूँ, मेरे ही को हाँ, हाँ, हथियार हाँ। देना चाहिए, है ना? मैं इसको कम हथियार दूँगा, ये जीत वही। गया, मैं इसको ज़्यादा हथियार दूँगा, ये जीत गया। अब जैसे यूक्रेन की वॉर है हाँ। बेसिकली, अगर कंट्रोल करने की बात हम हुँ, सोचे हुँ, दुनिया, हुँ। अगर वो रशिया को अगर हाँ, यूक्रेन को वेपन देने लग जाए हुँ, यूएस से ढंग से, हाँ, भाई तू चला हाँ। F-35 भी चला, तो तू ये भी ले, सब कुछ ले, है ना? सब वो तो कुछ दिया। खत्म ही कर देगा दूसरे उसको। हाँ। मैप चेंज हो गया, वर्ल्ड का राइट? हुँ। मैं ही तो कंट्रोल कर रहा हूँ सब कुछ अगर मैं मतलब अगर मैं यूएस से हूँ तो वो मैं ही नो तो कंट्रोल डाउट कर नो डाउट अमेरिका से कोई भी अभी वो नहीं कर सकता, वो सुपर है और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता ही है, चाहे मानो आप चाहे ना मानो। चाइना थोड़ा-सा लेवल डायरेक्टली पे पहुँच कंट्रोल गया कर है, सकते सामने लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा और क्या और इससे ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल क्या करूँ भाई मैं? सारे वेपन वही, मैं वही, देता वही, हूँ, वही। डॉलर तुम मेरे अभी देते हो ईरान और क्या कंट्रोल करूँ मैं तुम्हें? वही वही तो। अब ईरान और अभी उसके बीच में हुआ था, इज़राइल के बीच में हुआ था। तो इज़राइल ने बोला कि अपना B-2 बॉम्बर दे दो हमें और हम लोग क्या कहते हैं ईरान में गिराएँगे क्योंकि वो हमें लग रहा है ईरान न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकता है। तो फिर ये इज़राइल इज़राइल का ने चक्कर में मेरे को अपने समझ ही स नहीं आया कभी कि मतलब इतनी बड़ी मतलब हेल्प क्यों कर रहा है यूएस इज़राइल? क्या मतलब बनता है? मतलब यार वो यूएस से जो सीधा मुस्लिम मिडिल जो एक्चुअली एक इज़राइल मुझे पैसिफिक नहीं पता। ये जैसे हमारा एशिया एशिया है हमारा, एशिया में चाइना सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ की पॉलिटिक्स को मेनली चाइना कंट्रोल करता है, इस एरिये की। पाकिस्तान, किसको चाइना बांग्लादेश, कंट्रोल करता है? चाइना, हमारी एशिया की इकोनॉमी को। एशिया की इकोनॉमी को ज़्यादातर क्योंकि मैक्सिमम चाइना के प्रोडक्ट मैक्सिमम चाइना का पूरा दायित्व है। ऐसे ही जो मुस्लिम लीग की कंट्रियाँ हैं, उसमें इज़राइल का अपना बहुत बड़ा रोल है। तो अमेरिका हमेशा दोस्ती करता है पावरफुल लोगों से। तो वो क्या करता है, वो इज़राइल को हेल्प करके वहाँ के आस-पास के जो देश हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वो इज़राइल की हेल्प करता है। उनके अब मुझे पैसिफिक मैंने इस चीज़ पे पढ़ा था, बहुत दिन हो गए, मुझे ध्यान नहीं रहा। मिडल ईस्ट की जो मुस्लिम लीग की कंट्रियाँ हैं, शायद यही नाम है, स मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ऐसा मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उनको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका उनको सपोर्ट करता है इज़राइल को। तो ऐसा ऐसा कुछ सीन है। तो चाइना, अमेरिका कभी डायरेक्ट अभी इतना सब कुछ हो गया, क्यों डायरेक्ट नहीं लड़े? क्योंकि दोनों समझदार हैं, उनको पता है, ये मेरे ऊपर करेगा, मैं इसके ऊपर करूँगा, दोनों हम बड़ी कंट्रियाँ, हमारा आपस में नुकसान हो जाएगा। वो ऐसी छोटी-छोटी कंट्रियाँ पकड़ती हैं, जिनसे उनको पता है आगे लॉन्ग टाइम पे उनसे स्वार्थ वो अपना निकाल पाएँ। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास एसेट की कमी है, तो उनको वो वेपन देके, पैसा देके वो उनको दूसरे कंट्रियों को परेशान करने के लिए यूज़ करता है। तो ऐसा है, इज़राइल भी कोई पावरफुल है और अभी जब बोला था ये भी पूरा ड्रामा था, जो इज़राइल और ईरान के बीच हो रहा था। इज़राइल ने बोला अमेरिका को कि आप उस पे ईरान पे हमला कर दो क्योंकि वो अ, हमें लग रहा है कि न्यूक्लियर वेपन हम पे छोड़ सकते हैं। फिर अमेरिका ने किया भी और उड़ा भी दिए सारे, ठीक है? और बाद में न्यूज़ आती है, पता लगा कि उन्होंने ईरान ने पहले ही अपने न्यूक्लियर वेपन वहाँ से हटा दिए थे। अब सोचो इतनी न्यूज़ फैल गई है, इज़राइल कह रहा है अमेरिका से कि यार इनके ऊपर B-2 बॉम्बर मार दो। मतलब ईरान पागल है क्या? वो मतलब बैठा रहेगा? नहीं, मैं तो इसी जगह पे अपने सारे बॉम्ब अभी भी रखा रहूँगा, पूरी दुनिया में पता लग गया है कि अमेरिका अपना B-2 बॉम्बर डालने वाला है। उसने अपने हटा लिए। तो ये पूरी मिली-मिलाई एक तरीके की साजिश होती है, अमेरिका बहुत चालाक है, वो सबसे अपना यूज़ करके अपना फ़ायदा निकालता है। तो ये है। मैं ना दोनों साइड रख देता हूँ उसकी।
मैं ये दोनों साइड मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस वाली चीज़ पे कि वहाँ पे था या नहीं था। मैं ये बोल रहा हूँ कि था इसलिए था क्योंकि जैसे ना वॉर स्टार्ट हुई तो इज़राइल के पास सुप्रीमेसी थी एयर की। मैं मान ही नहीं क्या? सकता कि इज़राइल के पास सैटेलाइट इमेजेस नहीं थी। मतलब वो स इटली इज़राइल पूरी देख नहीं रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं मान नहीं सकता। मतलब इज़राइल कौन को तो कौन पता है ना कौन? क्या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इज़राइल? हाँ, इज़राइल के पास 2-3 दिन बाद वॉर स्टार्ट होते ही एयर सुप्रीमेसी थी, राइट? हुँ, हुँ, है ना? हुँ, 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 तो जैसे कुछ भी हुँ। मूव हो रहा होगा, अगर वो टैंक ट्रक्स में रख के न्यूक्लियर वो वेप चीज़ें मूव कर रहे होंगे, तो इसराइल ने तो 10 बम मार दिए ऊपर से। सबसे ईज़ी है, उनको बंकर बस्टर भी नहीं चाहिए भाई, थैंक यू बाहर ले आए तुम, वेरी गुड, नाइस, बूम बूम, है ना? इसराइल मतलब वो एयर सुप्रीमेसी तो हुँ। उन्हीं के पास है और मैं मान ही नहीं सकता कि वो देख नहीं रहे होंगे सारे सेंसर से अगर कुछ न्यूक्लियर होता उनका तो मुसाद उनकी जो हाँ, मुसाद एजेंसी है वो बहुत पावरफुल है। वो वही तो कह रहा हूँ, ये पूरा बना बनाया एक ड्रामा ड्रामा टाइप का था। और तो वही है ना कि बनी बनाई एक साजिश थी। अमेरिका, और पहली बात तो अमेरिका ने पहले ही, वो चालाक है, वो कुछ भी करा सकता है, किसी से भी बोल के बट कुछ भी। मैं दूसरी साइड से तो भी ये देख ही बोलना रहा होगा। चाहूँगा, वो तो आप सही कह रहे हो। बट मैं दूसरी साइड से भी ना ये हम्म, बोलना चाहूँगा जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ईरान उन्होंने ट्रक्स निकाले, तो क्या पता उन्होंने जो ट्रक्स के अंदर वो हो मटेरियल, ऊपर मिट्टी हो, नीचे हम्म, इन्होंने लेड बेस कर दिया हो, उसके अंदर न्यूक्लियर रख दिया हो। सेंसस में नहीं आएगा, हम्म, किसी को लगेगा भी नहीं, सिर्फ मिट्टी आएगी, हम्म, उन्होंने मिट्टी डाली है ना? तो ये दोनों साइड्स हैं, आपको क्या लगता है ज़्यादा हम्म। पॉसिबल क्या है? यार, मैं कह रहा हूँ इस लेवल पे जब चीजें बाहर आ जाती है ना, मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो कोई कंट्री अपने जानबूझ के तो मुझे नहीं लगता कि वो रखेगा। वो अमेरिका दोनों कंट्रियों से मिला हुआ है, ईरान से भी और इजराइल से भी। तो उसको, मुझे पता है पहले ही उसने इन्फॉर्म करके बता दिया होगा कि हम भाई इस टाइम पे करने वाले हैं और तुम इसको कर दो, क्योंकि ईरान से भी प्रॉफिट तेल की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से अमेरिका, उनकी नज़र उस पे रहती है। अब इजराइल से भी दुश्मनी नहीं ले सकता, तो उसने कर भी दिया और साथ साथ क्रेडिट भी ले लिया। और ट्रम्प ने ट्वीट भी कर दिया कि मुझे नोबेल प्राइज दे दो। इसी वजह से मैंने पाकिस्तान को भी रोका, मैंने इजराइल वाला ये मैटर भी इसको समाप्त किया। तो अमेरिका बहुत दिमाग बट वाला है वो। ऐसा यूएसए के अ, साथ सोचिए, बट मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे को किसी दुश्मनी दोस्ती क्या करके करना, समझ रहे हो? सारी हम्म, कंट्री को तो मैं इसको ज़्यादा ईरान को वेपन दे दिए मैंने, जैसे ईरान पुराने हाइपरसोनिक अपने यूज़ कर हम्म, रहा है। सोचो यूएसए ने पूरा हम्म, लोडेड कर दिया ईरान को, खत्म इसराइल। हम्म, हम्म, तो मैं ही हम्म। तो सारा कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी का फ्रेंड क्या हाँ, बनूँगा? तो एज़ वही तो इसलिए वही सोचो वही इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। खत्म क्यों करना है? खत्म वही है ना, आप कहो कि एक सोने की मुर्गी है, उसको पेट फाड़ के मैं सारे अंडे एक बार में निकाल लूं, तो कोई किसी कंट्री को खत्म नहीं करना चाहता। अब मुर्गी सेम हिसाब है। तो सब अपनी अपनी जगह पे, सबको जो जो विकसित देश हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो रूल करना चाहते हैं। रूल रूल किन पे करेंगे? सारे ही विकसित हो जाएंगे तो कोई बचेगा नहीं रूल करने का। तो वो ऐसी कंट्रियों को मैं तो कह रहा हूँ रखना कि रूल चाहते कर ही हैं रहे कि हैं कम ना। से कम। वो तो इतना ओवरटली रूल कर ही रहे हैं मेरे हिसाब से, तो अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे आप ये वही। 2000 काउंट कर रहे हो, 2025 हो गया, क्या काउंट कर रहे हो ये 2025? हम्म। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 2000 साल 2025। पहले इंसान स्टार्ट हुए या 2000 साल पहले मुझे हम्म, वो हो, ऐसे होता है ना? 1-2 काउंट करना शुरू से किया हमने 2000 साल पहले, क्या हुआ हम्म, 2000 साल? एडीपीसी क्रिश्चियन वर्ल्ड ने बोला कि भाई नहीं हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम जीत गए, हम रूल कर रहे हैं हम्म, 2025। हम्म, हम्म। मैं डेट पूछता हूँ, क्या है डेट? किसी से भी जाके डेट पूछोगे, हाँ, है ना? ऑफिशियल 2024, हाँ। लैंग्वेज क्या है? मतलब हम हम्म, 2025 क्या काउंट कर रहे हैं? मतलब उनके जो भगवान है जीसस वो कब मरे, हम वो साल काउंट करे जा रहे हैं। हम्म। और क्या है ये? हाँ, पूरे वर्ल्ड मैं में। तो हाँ, मेरे हिसाब जब से अब तो वो जीत ही गए, तो जैसे इंग्लिश ऑब्वियसली है। हम हाँ, इंग्लिश है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज हाँ, है तो वर्ल्ड की साल। इंग्लिश है। हम्म, अगर हम वर्ल्ड गवर्नमेंट वही सोचे वही जो वही। यूएस की है बेसिकली, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट यूएस से तो हुई, जब मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं सारे मैप्स,
मैं जिसको वेपन दे दूँगा उसका कॉस्ट बढ़ जाता है ना? सब कुछ मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे से पैसे लेते हो भाई तुम, जो भी तूने खरीदना है, डॉलर में ट्रेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंट्री है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बनाती है, कैसे बेचोगे? मेरे से डॉलर खरीदोगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि यूएसए है ही राजा, है ही वो तो यूनिपोलर तो वर्ल्ड है ही स्टार्टिंग से तो सबको ही पता है। ये तो मतलब कोई छुपी-हुई चीज़ है नहीं मेरे हिसाब से। वही तो। और अब थोड़ा मल्टीपोलर होने वो की तो है तरफ ही। हम जा रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा इंडिया, चाइना, रशिया कुछ कर रहे हैं। यूएसए ने पूरी हाँ, इंडिया। कर दिया, पर रशिया नहीं बर्बाद हुआ। अगर रशिया बर्बाद रशिया। हुआ था, तो मतलब वर्ल्ड यूनिपोलर था अभी भी। हम्म, रशिया रशिया का ना बर्बाद होने का उनका जो एरिया है वो एक तो बहुत बड़ा है। तो रशिया को कोई भी पंगा जल्दी नहीं ले सकता रशिया से, उसका बट मैं जो दूसरी तरफ ये सोच डायमीटर रहा हूँ कि हम ये बोल रहे हैं कि है। रशिया का खुदा कोई नहीं ले सकता, है ना? हम एक तरफ से ये हम्म। बोल रहे हैं, बट अब अगर मैं दूसरी तरफ ये हम्म। बोलूँ कि यूक्रेन को सारे वेपन्स दे दिए यूएसए ने, हम्म। अब क्या हुआ? फिर अब तो नहीं, मैं सारी समझा नहीं, जैसे इसराइल को है। जैसे हम कह रहे हैं कि रशिया बहुत पावरफुल है, मल्टीपोलर है ना? मैं भी बोल रहा हूँ कि मल्टीपोलर हो गया, हाँ। वर्ल्ड सैंक्शन हाँ। सारी बच गया, है ना? बट मैं दूसरी तरफ ये सोच रहा हूँ हम्म। कि जैसे कि यूक्रेन है, जैसे अगर यूएसए पूरी हेल्प हम्म। करने लग जाए यूक्रेन की 100%, बोले कि सारे हम्म। वेपन तुम्हारे हैं, F-16, F-35 जाओ उड़ाओ, तो क्या हम्म। होगा? हम्म। ऑटो चेंज हो गया रशिया का। सबसे बड़ी चीज़ थोड़ी है फिर देख, रशिया। मैन पावर भी तो होनी चाहिए। क्या होनी इतना चाहिए? इतनी उनकी पॉपुलेशन, मैन पावर यूक्रेन के पास इतनी मैन पावर, इतने आर्मी, इतने वो नहीं है कि वो कर पाए। और फिर रशिया का ना फॉर एकदम एग्ज़ाम्पल मैं बोल खुला रहा हूँ कि सिस्टम यूएसए आ रहता है। गया। हम करते हैं कि यूएसए आ गया वॉर में, यूएसए कह रहा है कि मेरे सोल्जर लड़ रहे हैं, सारे आ जाओ वेस्ट हम्म। वाले, यूरोप के साथ यूके भी आ गए 1 सेकंड में, भागते-भागते पीछे, हम्म। है ना यूएसए के हम्म। तो। फ्रांस भी आ ही जाएगा रोते-रोते, वो थोड़ा-सा रो-रो के आता है फ्रांस क्योंकि वो अपना हम्म। आइडेंटिटी है आ उनकी, जाता है। बट आएगा तो वो भी हम्म। पीछे। अब बताओ, अब हम्म। क्या होगा रशिया? देखो, रशिया का सिंपल सा है लॉजिक। पुतिन है वो ऐसे ही वहां पे नहीं रुका हुआ, उसका सिंपल सा है, अगर तुमने मुझे धोखे में भी धमकी भी दे दी ना, मैं तुम्हें सोचने का मौका भी नहीं दूंगा, मैं सीधे न्यूक्लियर वेपन मार दूंगा। और रशिया के ऊपर ये भी एक थ्योरी अप्लाई होती है कि उन्होंने, रशिया ने, अगर बाई चांस उसको लगा कि उसके ऊपर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब या हमला करने की कोशिश की है, तो उसने पूरे वर्ल्ड पे मिसाइलें एकदम एंगल करके लगा रखी है न्यूक्लियर। तो उसको लगा कि अगर जहां मेरे ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चाहे यूरोपियन हो चाहे एशियन हो, किसी भी कंट्री ने हल्का सा कुछ भी किया, तो मैं पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दूंगा। उसने अपने पूरे न्यूक्लियर वेपन पूरे वर्ल्ड में करके लगा रखे हैं। और पुतिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, वो ट्रम्प की तरह नहीं है जो नौटंकी करता रहे, बोले कुछ और करे कुछ। उसने अभी यूक्रेन के ऊपर किया था, तो उसने नाटो आटो ये सब बीच में आ गए थे, उसने बोला था कि हम हेल्प कर रहे हैं, उसने सीधे बोल दिया जो भी अगर खुल के पक्ष में आएगा सीधे मैं उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दूंगा, और सीधे न्यूक्लियर उसके लिए तैयार है। तो उसको बाकी कंट्रियों को पता है कि रशिया ना अपने आप में अगर झूठ नहीं बोलेगा, वो अगर किसी ने भी थोड़ी सी आंख दिखाई ना, वो बिल्कुल उसे जमीन से खत्म कर देगा। तो इसीलिए ये सारी कंट्रियां बसती हैं। और अमेरिका वहां जाके, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और वहां आर्मी से लेके एयर डिफेंस से लेके, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, आप कितनी भी मिसाइलें मिसाइलें दागोगे ना, जब तक तो उनकी पूरे कंट्री को तबाह करने को आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत मैन मैन पावर लगेगी। और उनका पूरा ठंडा कंट्री है, इनकी आर्मी को वहां लड़ने की वो ही नहीं है कि वहां पे लड़के वहां जाके जीत ही नहीं सकते। रशिया एकदम ऐसी जगह है कि इन इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। आप ऊपर से भी हमला करोगे तो उनका बड़ा इतना एरिया कि आपकी मिसाइल अंदर घुस के, उनके इतनी अभी बनी ही नहीं है कि जो अंदर जाके मार पाए। तो इसीलिए रशिया हर चीज से बिल्कुल अलग कंट्री है, अलग तो वो बच जाता है इन चीजों में। फिर उनका जो पुतिन है वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुमने धोखे से भी उसको धमकी अगर दे दी मजाक में भी, तो वो सीरियस ले लेगा एकदम, वो फिर अगला मौका तुमको नहीं देगा, वो बिल्कुल ही बैंड बजा देगा। तो हाँ, ये ऐसा बात भी श्योर है इसराइल कि का मतलब पूरा। यूएसए जानबूझ के नहीं दे रहा अपनी सारी चीज़ें यूक्रेन को, जानबूझ के भी छुपा रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं सारी चीज़ें दे भी दूँगा, तो इतना ज़्यादा वही वॉर टाइम वही तो चेंज होगी, है ना? वही तो क्योंकि रशिया को टेक ओवर करना तो यूक्रेन। मतलब स्टूपिड चीज़ है। यार जो
जो रशिया का हिस्सा ही था यूक्रेन। अब यूक्रेन अलग हो गया, रशिया का हिस्सा था। अब रशिया क्यों यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है? क्योंकि अगर यूक्रेन इनके नाटो के या अमेरिका के कंट्रोल में आ गया, तो उनको जगह मिल जाएगी रशिया पे हमला करने की। क्योंकि एक नियर में एक ऐसा स्टेट आ जाएगा, वो वहां पे अपने बंकर बनाएंगे अमेरिकन, वो करेंगे ताकि वो बिल्कुल बाउंड्री के पास में आ जाएंगे रशिया की। और रशिया बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि ये यूरोपियन, क्योंकि जितने भी अमेरिकन है, ये हमेशा इनकी हिस्ट्री रही है, ये उसके साथ रहे जो पावरफुल हो। और इन्होंने हमेशा बीच में लड़ाई में आके बीच में अपना ही फायदा निकाला है, सिर्फ पॉलिटिक्स की है। कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ सच में ये फायदेमंद है तो इसकी तरफ मैं जाऊं, और उसने सिर्फ अपना बिजनेस का फायदा देखा, उसी के साथ हमेशा अमेरिका स्टैंड किया है। तो वो उनकी सोच इनके लिए एकदम एंटी है। तो रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन में ये लोग घुसें और नाटो और जो भी इनका वो है रहें। और फिर अमेरिका डरता भी है इसीलिए कि अगर धोखे से भी उनको पता लग गया कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भाई कह रहा हूँ ना, ओपन लेवल पे आके अभी चीजें ओपन हो गई। इंटरनली तो चीजें चलती रहती हैं, जब मीडिया में आ गया, सब में इंटरनेशनल उसमें पता लग गया, तब अमेरिका को भी आना पड़ा कि हाँ किया है। फिर जैसी बातें उठी तो सीधे पुतिन ने धमकी दे दी कि अगर कोई भी इनडायरेक्टली भी अगर यूक्रेन की हेल्प करेगा, तो मैं बिल्कुल उसको सोचने का मौका नहीं दूंगा। तो इसीलिए वो देता है हथियार, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि वो मजाक नहीं करेंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिल्कुल दूसरा मौका रशिया देगा नहीं। तो बेसिकली जो मेरी तो पहले वाली ऐसा थ्योरी है। थी, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, तो वर्ल्ड मल्टीपोलर इसलिए है क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था कि यूएसए सबको मूव कर सकता है, मैं इसको पैसे दे दूँ, उसको पैसे दे दूँ, तो सारे मैप्स मूव कर हाँ। सकता है सिवाय रशिया, इंडिया, इज़राइल, फ्रांस, हम्म। शायद और जर्मनी और इंग्लैंड के, है हम्म। ना? यही देखो सारी कंट्रीज़ हैं जिनके मैप देख फ्रीली नहीं मूव कर सकता यूएसए, है ना? अब देखो मेन जो वही बड़ी ना, सोचे तो। वर्ल्ड वॉर वन टू के बाद जब से न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ, तब से न्यूक्लियर वेपन पे तो कई सारी चीजें, सारी कंट्रियां नजर रखती है। ठीक है ना? तो किसी देश में छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ लेना और बड़े लेवल पे किसी देश को तबाह कर लेना आज के जमाने में बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है। क्योंकि सभी को, क्योंकि अगर एक कंट्री को नुकसान हो रहा है, तो उसके पड़ोस वाली कंट्री है उसको भी नुकसान होगा। तो एक तरफ से किसी को खत्म कर देना तो इम्पॉसिबल है आज के जमाने में, क्योंकि नहीं, फ़ायदा भी तो होगा। जैसे सभी एक के। कंट्री को नुकसान हो रहा है, तो साथ वाली कंट्री को फ़ायदा भी तो होगा। जैसे अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान होता है, बंदे कम होते हैं, तो हम जाके जगह लेंगे। चाइना को कोई नुकसान होता है, हमारा नहीं बेनिफिट नहीं, ही बेनिफिट है। हम मैं ये पैसे कह रहा हूँ कि मान लो कि अगर पाकिस्तान ने अगर कश्मीर पे न्यूक्लियर वेपन मार दिया, तो वम क्या ये देखेगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ नहीं, इंडिया नहीं, मैं इंडिया की कह रहा दिल्ली हूँ दिल्ली की कि तरफ। अगर किसी और को फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को मारता है, तो हमारा तो बेनिफिट है। हम्म। जैसे थाईलैंड ताइवान चाइना को मारता है, तो हम तो खुश हैं, येस, थैंक यू, है ना? हम्म। हम्म। हमारा तो बेनिफिट ही है। मारो भाई। नहीं, अब देखो हिंसा हर जगह खराबी चीज होती है, उसमें मरता कौन है? पॉलिटिशियन नहीं, छोटे छोटे बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली, और ये लोग मरते हैं। तो ठीक है, कोशिश यही होनी वो तो चाहिए कि आगे से डिस्कस कर रहे हैं ना कि मतलब वॉर तो कभी रुकी नहीं, वॉर तो कभी रुकी नहीं। बस वर्ल्ड वॉर 2 में ये हो हाँ, रहा था, इंटरनली मतलब लोग ना सोच नहीं इंटरनली पाते कि चलती वर्ल्ड वॉर रहती है। 2, हाँ, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 लोग हाँ। कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि कितनी क्रेज़ी थी। जैसे 40 के है एक यूनिवर्स है, लोग सोचते हैं कि वो जो एम्परर है उसको 1000 डेली के वो करते हैं, मतलब सैक्रिफाइस करते हैं। हम्म। मतलब कुछ है उसको 1000 हम्म। ह्यूमन सैक्रिफाइस करते हैं जिंदा रहने के लिए 40 के में, जो 40 के देखते हैं उन लोगों को पता होगा। तो हम जो वर्ल्ड वॉर 2 था हम्म। उसमें हर घंटे 1000 लोग मर रहे थे। हम्म। हम्म। है ना? 40 के हमें लोगों को इतना वो लगता है कि मतलब 1000 लोग मर रहे हैं, वो कितना ईविल है एम्परर, राइट? बट अगर हम स्केल पे सोचे, तो वर्ल्ड वॉर 2 में तो भाई हर 1 घंटे में 1000 लोग मर रहे हैं। हम्म। हाँ, तो अभी तक न्यूक्लियर वेपन का इतने बड़े लेवल पे कभी भी वो नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू में वो हुआ, तब लोगों को पता लगा कि ये क्या तबाही तबाही कर सकता है। तो अभी आगे वर्ल्ड वॉर थ्री अगर होना है, तो लोग मतलब बिल्कुल अति हो जाएगी, बिल्कुल कोई कंट्री बिल्कुल ही। कोई चलिए कोई बात नहीं, मैं वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात कर रहे थे, तो मैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ये मतलब यही बोलना चाहूँगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हम इसको एक्सपैंड ही करें,
जैसे कि हम बोलते हैं कि वो बोल रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा बड़ा कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, बट उससे पहले ही जो बॉम्बिंग हुई थी जापान पे, जिसको शायद नाइट ऑफ द डेड कहते हैं, जो फायर बॉम्बिंग हुई थी जापान पे, दैट किल मोर पर्सन देन न्यूक्लियर वेपन, राइट? बट फिर भी हमें लगता है कि ये है। तो कोई बात नहीं, हम आज का स्टॉप करते हैं ट्रिवियल्स।